अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान। उस्मा खान के साथ आप लोगों को वेलकम है सुबह बखैर पाकिस्तान में। उम्मीद है एक नया, एक अच्छा, एक पॉजिटिव दिन आपको शुरू हो चुका होगा, और ना सिर्फ शुरू हो चुका होगा बल्कि बहुत सारी आपकी जितनी भी आज के दिन का टारगेट है, जो आपने आज के दिन के लिए सोचा है, और प्लस जो है अगर तो कोई, जैसे हम कहते हैं कि पॉजिटिविटी इनकलकेट करने के लिए हम अपना मैसेज देते हैं कि कोई परेशानी है, कोई ऐसा टारगेट है या कोई ऐसी मुसीबत है जो आपको परेशान कर रही है, तो ये याद रखिए कि एक तो आपकी मेहनत तो काम करनी है, लेकिन उससे बढ़ के जो तवक्कुल है अल्लाह पर, वो आपका बहुत ज़्यादा असर करता है अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें। तो इसलिए अपनी मेहनत कीजिए, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। आपको पता ही है जुल्हज के दिन हैं, और मैं काफ़ी इन चीज़ों के ऊपर नॉलेज लेने की कोशिश करती रहती हूँ ताकि अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ। तो आपको पता है कि जो 10 दिन हैं ये अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। अल्लाह ताला इन दिनों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैंने रीज़न भी जानने की कोशिश की। हज तो है ही, अल्लाह का दिन है, सब है, लेकिन 10 दिनों के लिए भी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और इन 10 दिनों के अंदर ये है कि जो भी आप इबादत करते हैं उसका 10 फोल्ड मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो उसका भी आपको 10 अजरजाद गुनाह, ये कहते हैं ना कि आपको मिलता है। एक अगर नेकी की जाए तो उसकी 10 होते हैं, लेकिन गुनाह किया जाए तो उसका कम होता है। बट इन दिनों के अंदर ना थोड़ी सी जो है वो ना सिर्फ नरमी बरती गई है अच्छाई के लिए, लेकिन सख्ती बरती गई है गुनाह के लिए भी। तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छे की। और अराफात के दिन, आप तो जानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट दिन अराफात का है। उस दिन रोज़ा रखिए, और उस रोज़े के अंदर आप जो दुआ मांगते हैं, तो जो सवाब एक हज करने वाले को मिल रहा है उसका हाफ या कुछ ना कुछ करीब आपको भी मिलता है। लेकिन इसके अलावा दुआएं बहुत कबूल होती हैं। लोग अपनी दुआ कबूल करवाना चाहते हैं, बहुत सारे बीमारी से गुजर रहे होते हैं, परेशानी से गुजर रहे होते हैं, किसी ने आपको कहा होता है कि आप उनके लिए दुआ कीजिए। तो ये सारे आपने ना उस दिन के लिए संभाल के रखना है। लेकिन उस दिन से पहले पहले भी ये जो दिन है, इनमें ट्राई टू फास्ट, और ये वैसे भी आपकी सेहत को ठीक रखता है, लेकिन उसके साथ साथ दुआओं का एहतमाम कीजिए, कसरत से जिक्र कीजिए, इस्तग़फ़ार पढ़िए, जो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं वो पढ़िए ताकि अल्लाह ताला उनको कबूल करे। तो ये तो दिन थे जुल्हज के। फिर ईद आएगी इंशाअल्लाह, और उस ईद के ऊपर जो बड़ी ईद की कुर्बानी होती है, उसके अंदर ये सारे कुर्बानी भी दिखाना है। इतने अच्छे दिनों को इबादत करके सब करके, लेकिन ईद आए तो गोश्त फ्रीज करना शुरू कर दे, ये नहीं करना है, गरीबों के साथ शेयर करना है। और मैं कहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं सुन्नत इब्राहिमी है, देख लेंगे, गुर्ब वो बहुत हो रही है, महंगाई बहुत हो रही है, तो उसकी वजह से मुश्किल हो जाती है ये करना, कुर्बानी करना। लेकिन मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि आप अगर इस्लाम को भी साइड पे रखें और एक सिर्फ एक लॉजिकल सेंस के साथ देखें, तो पाकिस्तान जैसा जितना गरीब मुल्क है, ठीक है, यहाँ पे मतलब दालें इतनी महंगी हो गई हैं, सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, तो गोश्त तो बिल्कुल ही एक डेलिकेसी हो गई है ना। आप बीफ की भी कीमत देखिए किस कदर चढ़ चुकी है, मटन के तो आसमानों पे ही प्राइसेस हैं। तो आपको अगर आप ये देखें कि उस वक्त में, ठीक है, जो ईद का दिन होता है, गोश्त ऐसे बट रहा होता है कि आपको लोग मिलते नहीं मिलते हैं, कि इतना गोश्त जा रहा होता है। कहीं कहीं तो डबल डबल एक ही फैमिलीज जो हैं वो एक घर से गोश्त लेके जा रही होती हैं, और इतना ज़्यादा होता है, लोग बढ़ बढ़ के दे रहे होते हैं कि उस दिन ये डेलिकेसी जो होती है ना, लोग ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा। तो वो जो एक असूल है, अल्लाह ताला ने कहा है कि बांटो, मतलब सोसाइटी के अंदर गिव इन करो। जब सर्कुलेशन होती है, स्पेशली ज़कात का कॉन्सेप्ट भी है, तो सर्कुलेशन की वजह से ना कीमत चीज़ें जो होती हैं ना वो इतनी बढ़ाव में जाती हैं कि उनकी प्राइसेस भी गिर जाती हैं। वो आम गरीब आदमी के साथ में भी होती हैं, और ये नहीं होता कि वो सिर्फ एक अमीर तबके तक रह जाए। कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि गोश्त जो यहाँ इन दिनों में मीट आपका इतना प्राइसी है, उन दिनों में लोग ढूंढ रहे हैं, और लोगों को, कितने लोगों को नहीं मिलता, कितने लोगों के पास डबल डबल दफा जा रहा होता है। तो इसलिए दीजिए, कुर्बानी कीजिए, चाहे छोटी करें, एक हिस्सा डालें, लेकिन डालें। और उस हिस्से में से अपने लिए नहीं, अपने लिए तो सभी गोश्त निकाल लेते हैं, लेकिन उनको, गरीबों को, और जो आपके डिजर्विंग स्पेशली रिश्तेदार हैं जो सफ़ेद पोश हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनको भिजवाइए, और उनको अच्छा हिस्सा भिजवाइए ताकि अल्लाह ताला आपकी इस कुर्बानी को कबूल करे। तो ये वो मैसेजेस हैं जो हम चाहते हैं कि हम खुद भी जिन पे अमल करें और आप भी अमल करें, ताकि हमें भी सवाब हो और आपको भी सवाब हो।
अब चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी न्यूज़ है हमारी पास जो कि हमारी टीम ने हमसे शेयर की हैं। जी, कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान मुआहदे का हतमी मसवदा मुज़ाकरात का अगला दौर ईद के बाद इस्लामाबाद में होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंगबंदी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ सामने आई है। अरब मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदे के हतमी मसवदे का ऐलान जल्द मुतवक्के है, जिसे आखिरी शक्ल देने के लिए सफारती सतह पर तेजी से राब्ते जारी हैं। पाकिस्तान की अहम शख्सियत कल ईरान का दौरा कर सकती है, जहां ईरानी क़यादत से मुलाकातों के दौरान मुआहदे के मसवदे के तकमील का बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला पाकिस्तान की सालसी में बकर ईद के बाद इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटों के दौरान दूसरी मरतबा ईरान पहुंचे हैं, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात से मुतल्लिक आला ईरानी क़यादतों से मुलाकातें की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अंदिया दे चुके हैं कि ईरान के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात जल्द मुतवक्के है, इसलिए उन्होंने मंगल के रोज तेहरान पर तयशुदा हमलों को रोक दिया था, जिस पर सऊदी वजीर खारजा ने सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि इनके ऐसे इकदाम से ईरान को मुज़ाकरात के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा और मशरिक़े वुस्ता की कशीदगी में भी कमी होगी। पाकिस्तान सालसी जारी है। अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ का तफसीली जायजा ले रहे हैं ईरानी वज़ारत खारजा। तो ये जी दो न्यूज़ हैं, जिसके अंदर एक तो ये कि एक खुशाइन बात है कि एक जो जंगबंदी है हम उसके नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है, अरब टीवी है उन्होंने ये बताया है, न्यूज़ दी है कि ईद के बाद इसके ऊपर जो भी मुसवदा है उसके ऊपर गौर किया जाएगा और उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन साथ साथ ईरानी वज़ारत जो खारजा है उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ का तफसीली जायज़ा ले रहे हैं। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाइनी ने यह कहा है कि अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं और वो इनका तफसीली जायज़ा भी ले रहे हैं, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालसों के जरिए ही जारी है। ईरान बुनियादी तौर पर अपने हकूक़ का मुतालबा कर रहा है और हकूक़ में ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों का खात्मा भी शामिल है। इन्होंने कहा कि अमरीका को अपनी नेक नीयती साबित करनी होगी और ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करना होंगी, जिन्हें ईरान बहरी कज़ाकी करार देता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान ईरान के पेश करदा 14 निकात के बुनियाद पर पैगामात का तबादला जारी है, जबकि पाकिस्तान इस सफारती अमल में अहम सालसी किरदार अदा कर रहा है। इन्होंने बताया कि मोहसिन नकवी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं ताकि दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम की जा सके। इसके अलावा इस्माइल बकाई ने यह भी कहा कि ईरान, ओमान और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मिलकर आबनाए हरमज़ की पायदार सलामती के लिए एक मौसर मैकेनिज्म कायम करना चाहते हैं। ये तो था ईरान की तरफ से एक उनका जारी करदा बयान, जो कि वो कह रहे हैं कि उनको जो शर्तें मौसूल हुई हैं उसके बारे में उनका क्या राय है और क्या लाए अमल है। इन्होंने ये भी कहा कि ईरान दीगर ममालिक के ताउन से महफूज बहरी आमदोरफ्त के प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए भी तैयार है, ताकि खित्ते में तजारती और तेल बरदार जहाज़ों की नकलो हरकत महफूज बनाई जा सके। माहिरीन के मुताबिक ईरान, अमेरिका और खलीज खित्ते के दरमियान जारी सफारती सरगर्मियां मशरिक़े वस्ता में कशीदगी कम करने और आलमी तवानाई मंडी को मुस्तहकम करने का कोशिश का हिस्सा है। तो ये है जी ईरान की तरफ से, जो जैसे कि हमने बताया कि वो कुछ नकात हैं, तो उस पर भी गौर कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने खुद भी सजेशंस दी हैं जिसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। और ईरान की दूसरी सजेशन जो है कि उन्होंने आबनाए हरमज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया है। सजेशन तो नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें बहरी जहाज़ों के लिए पेश की इजाज़त लाजमी करार दी गई है। लेकिन इसी से मुतल्लिक उन्होंने पहले बताया
कि वो खित्ते में महफूज एक नकलो हरमत के लिए और उसके अलावा तजारती तेल बरदार जहाज़ों की को महफूज बनाने के लिए वो इनके प्रोटोकॉल्स करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो ये कंट्रोल जोन बन रहा है उसके लिए कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनाए हरमस में बहरी नकलो हरकत पर निगरानी मजीद सख्त करते हुए एक नया जो है वो सिस्टम कायम किया है मैरी टाइम जोन में, जिसमें अहम आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए पेश की इजाज़त लेना का लाजमी करार दे दिया गया है। ईरान की खलीज फारिस स्ट्रीट अथॉरिटी की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि आबनाए हरमस के मखसूस हिस्से को बाज़ाब्ता तौर पर कंट्रोल जोन में शामिल कर लिया गया है। बयान के मुताबिक उम्मुल कवीन से कशम जजीरे तक समंदरी हदूद की नई लाइन मुतय्यन की गई है, जिसके तहत इस रास्ते से गुजरने वाली तमाम बहरी ट्रैफिक को मुतल्लिका हुकाम से इजाजत और राब्ता करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल पास्तारिन इनकलाब की जानिब से एक नई इंतजामी ढांचे के तहत इस आबी रास्ते की निगरानी और कंट्रोल का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें बहरी ट्रैफिक के साथ साथ ज़हरे समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स की निगरानी और फीस के निज़ाम की बात भी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक इस रास्ते से दुनिया के बड़ी मालियाती और डेटा नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, जहां किसी भी नई पाबंदी या कंट्रोल के आलमी तजारत तवानाई की तरसील पर असरात मुरतब हो सकते हैं। इतना ज्यादा एक चीज आपके लिए मतलब फोकस है ईरान का उसके ऊपर, एंड दैट इज कंट्रोल ऑफ आबनाए हरमस। लेकिन इशू ये है कि ये सारी सजेशंस उनकी हैं, अमेरिका इनसे कन्विंस नहीं है, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम आई थिंक जो मुज़ाकरात में आ रहे हैं वो इसी एक मेन पॉइंट पे और डेडलॉक पे आते हैं बार बार। बट ये दोबारा से उन्होंने कहा है कि हम इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि जो अमेरिका है उसके साथ बैठ के, यूएस के साथ बैठ के इसके ऊपर बातचीत की जाए और चीज़ों को बेहतर किया जाए। जी, तो अब चलते हैं कुछ न्यूज़ हमारी इंटरनल, क्या चल रहा है। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली की कीमत में बड़े इजाफे का इम्कान। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में बड़ा इजाफे का इम्कान है। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसके मुताबिक एक माह के लिए ₹1.72 के बड़े इजाफे का इम्कान है। CPPA ने मई अप्रैल के फ्यूल प्राइस की मद में दरख्वास्त दायर की थी। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 2 जून को समाअत करेगी। इजाफे की सूरत में इतलाक इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस के सार्फिन पर होगा। हम यही कह सकते हैं कि बख्श दो सानू, कभी फ्यूल, कभी इलेक्ट्रिसिटी, कभी कुछ। ये अवाम बेचारी, इसका क्या कसूर है कि ये आपकी अवाम है कि हर वक्त कोई ना कोई इंक्रीज। मैं खुद भी जब न्यूज़ पढ़ती हूँ तो मैं खुद भी मतलब एक स्टंट होती हूँ, नहीं चाहती कि जो आपकी ना इस तरह की परेशान वाली न्यूज़ें शेयर करें, लेकिन क्या करें, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ राइट नाउ, स्पेशली इन पाकिस्तान। समझ नहीं आ रही है, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी तारीफ है हमारी पूरे दुनिया में, और सऊदी अरब बहुत खुश है। इसके अलावा जो हमें फंड्स करते हैं, मैं उन ममालिक की बात कर रही हूँ, इसके अलावा US बहुत खुश है हमसे। लेकिन कोई मजाल है कि खुशी हो रहे हैं। एक होता है ना, वो ईद आती है तो बस खुशी खुशी आके ईद मुबारक बोल के चले जाते हैं, ईदी बिल्कुल नहीं पकड़ाते। तो वो बड़ा होता है कि है खाली ईद मुबारक, सुखी ईद मुबारक कह दी। तो ये भी वही हिसाब है, इतनी मोहब्बत, इतना ख्याल, बार बार ट्रम्प साहब पाकिस्तान, आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद, कितना अच्छा बोलते हैं। और उसके साथ ही सऊदी अरब का भी कितना पॉजिटिव बयान हमारा आता है। लेकिन मजाल है कि जेबों से पैसे कोई हल्के करे और इस अवाम के ऊपर कोई रहम करे। और हमारी हुकूमत को ही सोचना चाहिए कि एक तरफ तो नारे लगवा रहे हैं, अपनी इतनी वाह वाह करवा रहे हैं, अपनी जान लगाई हुई है इन्होंने। ठीक है कि हम
अमन जो है वो मोहब्बत की एक पायदारी है पूरी दुनिया के लिए अगर यहाँ पे कायम होगा। लेकिन अगर आपकी अपनी आवाम ही पिसे जा रही है और उसका जो सबसे पहले जिसकी सवाब दी है आपने उसको ठीक करना है, उनको छोड़ के आप पहले जी अमेरिका और उनको कर रहे हैं, ये भी एक सोचने की बात है। बिल्कुल आप करिए, ये हमारा अच्छा इंप्रेशन है, लेकिन ये अवाम पे कौन से बम गिराए जा रहे हैं, उधर मुज़ाकरात पीछे, कभी फ्यूल कभी ये कभी वो, बड़ी ही हमें भी बड़ा दुख होता है। डेफिनेटली हमारी टीम को भी बहुत वो होता है कि आपको कोई कंसिडरेशन नहीं है। आईएमएफ अगर ये बढ़ा रहा है तो आप आईएमएफ को क्यों नहीं बताते, यूएस से क्यों नहीं वहां पे उनके ऊपर उनको प्रेशराइज करवाते। जितना आप काम कर रहे हैं, क्या अगर ये आवाम को रिलीफ देने के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो सोचने की जरूरत है कि फिर हमें इस बात का क्या वो है। ये तो आवाम के ऊपर सारा खर्चा पड़ रहा है, जाहिर बात है वो आते हैं टैक्स पेयर मनी पे आते हैं, सारी चीजें देखनी होती हैं, सब करना होता है, वो भी हम दे रहे हैं, आवाम उसको भी बर्दाश्त कर रही है। लेकिन क्या रिजल्ट है, रिजल्ट हमें भी बताइए। हम देखना चाहते हैं, मोहब्बत से देखना चाहते हैं कि अपनी आवाम भी हमारी खुश हो और इन खुशियों के अंदर एक आपको सब्सटैंशियल फर्क नजर आए ना। इन ममालिक ने आपको बस तारीफों के ऊपर ही रखा हुआ है, कुछ आपकी फंडिंग नहीं करते, कोई आपकी मदद नहीं कर रहे कि मुल्क के हालात बेहतर हो। जब उठाओ एक प्राइस ज्यादा, जब उठाओ किसी ना किसी चीज की ज्यादा, तो बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही दुख होता है। और समझ नहीं आती कि हमारी हुकूमत वक्त है का, जब ये बढ़े जाता है और कोई जो है इसके ऊपर रिलीफ नहीं मिल रहा। स्पेशली ईद है, ईद के करीब कोई आप अच्छी न्यूज़ दीजिए, कोई एक अच्छा पैकेज निकालिए, कोई अवाम की मदद कीजिए, कुछ तो दीजिए अपनी अवाम को। जो आ रहा है बस लूटे जा रहा है या बस पिसवाए जा रहा है, तो ऐसे नहीं करें। ये हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि कंसिडर कीजिए और इस महंगाई के तूफान को काबू करें। कैम्ब्रिज की जानिब से लीक और मुलतवी पर्चों के बारे में अहम मालूमात जारी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन की जानिब से पाकिस्तानी स्कूलों को ए लेवल और एएस लेवल के लीक और मुलतवी शुदा पर्चों के हवाले से अहम मालूमात जारी कर दी गई हैं। इससे कबल सिर्फ रियाजी के 2 पर्चे लीक होने की तस्दीक की गई थी, ताहम अब कंप्यूटर साइंस के लीक होने की तस्दीक भी स्कूलों को मौसूला ईमेल्स में सामने आ गई हैं। स्कूल से मौसूल ईमेल्स के मुताबिक कंप्यूटर साइंस और रियाजी का 12 मई को आउट होने वाले पर्चे दोबारा नहीं लिए जाएंगे। कंप्यूटर साइंस और रियाजी के 12 मई के आउट पर्चों में जो है वो असिस्ट मार्क्स दे दिए गए हैं, जिसके लिए दोनों पर्चों के दूसरे कंपोनेंट्स के मार्क्स का सहारा लिया जाएगा और 15 मई को हिफाजती इक़दामात के तहत मुलतवी किया गया। रियाजी का पर्चा 8 जून को होगा। एएस लेवल कंप्यूटर साइंस पर्चा 12 पाकिस्तान के तमाम उम्मीदवारों के लिए एसएस मार्क्स का तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये तरीका उम्मूमन किसी उम्मीदवार के लिए इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी जायज़ वजह जैसे अचानक हादसे या इम्तिहान के दिन बीमारी की वजह से इम्तिहान ना दे सके। एसएस मार्क में मुतलका पर्चे के नंबर नज़र अंदाज करके इसके बजाय हर तालिब इल्म के दूसरे मुकम्मल किए पर्चों में कारकर्दगी की बुनियाद पर नंबर मुकर्रर कर दिए जाते हैं। ये अच्छा किया है, एक बड़ा वो है, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्या कसूर है, लीक हुआ है लेकिन उन्हें मेहनत की है, कितना उन्हें मेहनत करके उसको दिया है, बार बार स्टूडेंट्स के ऊपर डालना फिर वो करना। आप अपने सिस्टम को इतना फूल प्रूफ बनाइए कि इस तरह की चीज़ें ना हो। जो लीक कर रहे हैं उन तक पहुंचिए, वो क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट एंड के ऊपर बार बार उसी को एग्जाम का करना पड़ता है, तो ये ठीक नहीं है। कैम्ब्रिज ने मजीद बताया कि जो अफराद खुफिया इम्तहानी मवाद शेयर या गलत इस्तेमाल करेंगे इन पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। इम्तहानी सिक्योरिटी के मसाइल किसी एक बोर्ड तक महदूद नहीं है बल्कि तमाम बोर्ड्स के लिए खतरनाक है। तो जी ये उनका वर्डिक्ट है और उन्होंने कहा है कि क्रैकडाउन करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से शेयर की जा रही हैं और जहाँ से शेयर की जा रही हैं उनको उनका एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा और उनको डिस्क्लोज किया जाएगा। और ये कहा है कि सिर्फ एक कैम्ब्रिज का इशू नहीं है, बाकी जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। शान शाहिद की कराची की अदाकारों और हदायतकारों पर तनकीद, वजह क्या है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार शान शाहिद ने कराची से ताल्लुक रखने वाले बड़े अदाकारों के रवैये पर खुलकर तनकीद की, जिसके बाद शोबिस हलकों में नई बहस छिड़ गई है।
शान ने पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मी सितारों में शुमार किए जाते हैं, जिन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। कई दहाइयों पर मुहित अपने कैरियर में वो आज भी एक मजबूत सुपरस्टार के तौर पर पहचाने जाते हैं। रवां साल में इनकी फिल्म भुला ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की और ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली फिल्म साइको में भी जलवागर होंगे। हाल ही में साइको के ट्रेलर लॉन्च के लिए जब शान शाहिद कराची पहुंचे तो वहां शोबिस इंडस्ट्री की बड़ी शख्सियात खुसूसन हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा की अदम मौजूदगी ने सवालात को जन्म दिया। इसी तनाजुर में जब इनसे कराची स्टार्स की जानिब से सपोर्ट न मिलने से मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने खुलकर अपना मौकफ पेश किया। शान शाहिद ने सख्त लहजे में कहा कि कुछ फनकार अपने ही एक महदूद दायरे में रहते हैं। इनके मुताबिक जब भारत से कॉल आए तो फन की कोई सरहद नहीं होती, जबकि लाहौर के फनकारों की बात आए तो फिर अचानक सरहदें याद आ जाती हैं। बात तो बिल्कुल ठीक ही है वैसे शान साहब ने। इन्होंने कहा कि वो कराची में होने वाले अच्छे काम की कदर करते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि बाज बड़े अदाकार लाहौर के फनकारों के साथ वैसा खैर मुकद्दम नहीं करते जैसा होना चाहिए। अदाकार की इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जहां कुछ सार्फिन इनके मौकफ से इत्तफाक कर रहे हैं जबकि कुछ इसे गैर जरूरी तनकीद करार दे रहे हैं। उन्होंने बात ठीक की है, इफ यू आस्क मी तो मेरा पर्सनल व्यू तो बिल्कुल है कि उन्होंने सही कहा है कि जब आपके इंडिया से कॉल आती है तो आप कहते हैं कि सरहदें नहीं देखनी, लेकिन जब आपके अपने पाकिस्तान के दूसरे शहरों के एक्टर हैं तो आप कराची वालों को प्रेफर कर रहे हैं, और जबकि लाहौर या इस्लाम या जो भी कोई और सिटी है आप उनको प्रेफर नहीं करते, आप अपने शहर के लोगों को प्रेफर करते हैं। जो भी ग्रुप बंदियां हैं आपको पता ही है कितना ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर ये ग्रुप बंदियां हुई हुई हैं और आप उन्हीं को प्रेफर करते हैं, और स्पेशली अब तो शहर बंदियां भी हो गई हैं। तो ही इज़ वेरी राइट। जब आप कहते हैं इंडिया बुलाता है और वो कितना आर्टिस्ट को कभी तो सर पे चढ़ा देते हैं और किस तरह से फिर नीचे गिराते हैं, उसके बावजूद कितने लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं कि नहीं, फन की कोई सरहद नहीं है, तनकीद नहीं की जाए, इजाज़त दी जाए, सब हो जाए। तो आप अपने पहले जो ये सरहदें हैं जो उन्होंने कहा है सो कॉल्ड आपने बनाई है, ये आपकी किधर है? आप इनको कंट्रोल क्यों नहीं करते? आप अपने टैलेंट को प्रमोट क्यों नहीं करते? जब आप उसको प्रमोट कर लें तो आपकी सरहदें बाहर भी खुली हैं, हर जगह खुली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कि अलमिया है हमारा इंडस्ट्री का कि आपके अपने टैलेंट को प्रमोट नहीं करते। फहद मुस्तफ़ा जो है यहाँ तो उनकी थी, लेकिन जब वो इंडिया गए हैं तो और उनकी गुड्डी चढ़ गई है, और उनको कहा जाता है कि नहीं, जब वो वहाँ गए हैं तभी का कोई बहुत बड़े स्टार है जिसकी वजह। सबा कमर जब यहाँ पर थी, अगर आपको याद हो, तो शी वॉज इन गुड प्लेस, बट उस तरह की पजीराई नहीं थी। जब वो इंडिया में गई हैं, मूवीज की हैं, तो वहाँ पे हुआ है। तो ये तो थोड़ा सलमिया है, डेफिनेटली है, और इसके बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए। तो अब जो जी हमारा टाइम हुआ जाता है न्यूज का, हमारी न्यूज टीम कर रही है आपका इंतजार। जल्दी से लेते हैं न्यूज ब्रेक, वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। सो सी यू आफ्टर द न्यूज ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली थी अपनी न्यूज़ ब्रेक ताकि आपके साथ और सारी जो न्यूज़ चल रही हैं दुनिया में वो भी आपके साथ शेयर करें। अब वक्त हो रहा है हमारे गेस्ट का, डिफरेंट गेस्ट हम बुलाते हैं, उनके साथ करते हैं बातचीत और एक बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे उनसे बहुत सारी नॉलेज भी लेते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं कोकब फशूरी। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है ऑनलाइन और ये हमसे आज बात करेंगे अमरीकी सेनेट में आबनाए हरमस की नाकाबंदी खत्म करने का जो मुतालबा हो रहा है। तो वेलकम टू द शो कोकब साहब। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो अभी आई थिंक आपने हमें ज्वाइन किया है यूएस से और आप जर्नलिज्म की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, कुछ अपने बारे में भी बताइए। जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं सहाफ़ी हूँ बाय प्रोफेशन, और मैं यहाँ वाशिंगटन डीसी में बेस्ड हूँ। और यहाँ पे मैं वॉइस ऑफ अमेरिका से मेरी वाबस्तगी रही है। तो अब इस वक्त ज़ाहिर है मैं यहीं वाशिंगटन में हूँ, और लेकिन चूंकि हम लोग ज़ाहिर है ताल्लुक हमने इब्तदाई जो हमारा जर्नलिज्म करियर है वो पाकिस्तान से शुरू हुआ, तो तमाम तर जो तवज्जो है, फोकस है, वो पाकिस्तान पे ही रहता है।
वेरी गुड, गुड टू नो दैट। अब पाकिस्तान की कि आपने स्टार्ट तो किया है, यहाँ से किया है, अब आपका हक बनता है कि पाकिस्तान की चीज़ों के ऊपर एक अच्छा सा एनालिसिस दीजिए, बताइए हमारी ऑडियंस को कि क्या चल रहा है। जैसे अमरीकी सेनेट में अब नाए हरमस की जो नाकाबंदी हुई है और इख्तियार महदूद करने से मुतल्लिक अमरीकी सदर के मुतल्लिक जो करारदाद पेश की गई है, कुछ इनके बारे में बताइए। जी देखिए, आबनाए हुर्मुज का जो मामला है वो इसलिए बहुत ज्यादा अहम है, समझे कि वो एक तरह से जो ऑयल सप्लाई है, ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है, अगर हम उसको शहरग नहीं कहें तो कम से कम हम उसे उसकी रीढ़ की हड्डी तो कह सकते हैं। बहुत ज्यादा उस पर उसका इनिसार है। 20% से ज्यादा जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है वो आबनाए हुर्मुज से होती है। और आबनाए हुर्मुज का इतने तवील अरसे तक डिस्टर्ब रहना जो आलमी मईशत है उसे बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रहा है, क्योंकि जाहिर है ये एक बहुत आम फहम, इसमें कोई बहुत ज्यादा फहम दरकार नहीं है इस बात को समझने के लिए कि जब जो तवानाई की जो सबसे अहम जरूरत है यानी कि ऑयल, जब उसकी सप्लाई मुतासर होती है तो फिर वो हर चीज पर असरअंदाज होती है। जब उसकी कीमत बढ़ती है तो फिर हर चीज की कीमत बढ़ती है। तो इसी तरह का कुछ जो मंजर है वो इस वक्त यहाँ अमेरिका में नजर आ रहा है कि अब जब से ये जंग शुरू हुई है और तेल की प्राइसेस कीमतें ऊपर बढ़ी हैं, ऊपर गई हैं आलमी मंडी में, यहाँ अमेरिका में लोगों को जाहिर है इस कर्ब का एहसास हो रहा है कि कितना दुश्वार है उनके लिए अब इतना महंगा पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डालना। और फिर जैसे कि मैंने चंद लम्हे कबल अर्ज किया कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो फिर वो अपने साथ हर चीज को ऊपर लेकर चली जाती है। तो फिर जाहिर है यहाँ पर जो खाने पीने की अशिया हैं और दीगर जो भी उससे मुताल्लिक है, एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। किराए तकरीबन डबल हो गए हैं और अमेरिका दुनिया के मसरूफ तरीन ममालिक में से है जब अगर आप एयर ट्रेवल की बात करें। जेट फ्यूल की प्राइस बढ़ने से, बल्कि एक जो एयरलाइन यहाँ पर बहुत अरसे से चल रही थी, बहुत अच्छी एयरलाइन थी, स्प्रिट एयरलाइन, वो बंद हुई। उसकी बंद होने का वाहिद सबब ये ईरान की जंग नहीं है, लेकिन उसके जो असबाब थे उसमें से एक सबब वो भी बना, वो पहले से ही उनके मामला जरा मखदूश थे माली तौर पर। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर हम उमूमी सूरत हाल का जायजा लें तो अमेरिका में इस जंग के से बहुत ज्यादा जो है वो कोई लोग इस बारे में पुरजोश नहीं कि जंग चलती रहे। उनकी ये बहुत ज्यादा मुतमन्नियां ख्वाहां हैं कि जंग जल्द अज जल्द बंद हो। और उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि इसकी वजह से जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो दूसरा आपसे सवाल हमने पूछा था कि अमरीकी सदर के इख्तियारात महदूद करने से मुतल्लिक करारदाद पेश की गई है। जी बिल्कुल, करारदाद पेश की गई है और 47 और 50, असल में 100 अरकान है जो रिपब्लिकन पार्टी है उसमें अक्सरियत हासिल है, तो इसलिए वो वोटों से अभी वहां पर उसमें वोटिंग हुई है। अब देखना यह है कि कितना इस पे असर अंदाज होता है, क्योंकि बहुत इसमें देखिए जो ये दो ब्रांचेस हैं हुकूमत की, वैसे तो जाहिर है कि जुडिशरी अलग है, लेकिन अगर हम इस वक्त बात करें तो जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है और जो कि अमेरिकन कांग्रेस है, जिसका एक जो चेंबर है वो सेनेट कहलाता है और एक जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है, और दूसरी ब्रांच जो है वो एग्जीक्यूटिव और सदर। क्लियरली इसमें जाहिर है कि इस तरह के जो मामलात हैं वो जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है कांग्रेस उसके पास इख्तियारात हैं, लेकिन बहुत हद तक इसमें इब्हाम भी है और सदर ट्रंप उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर है कि जैसे कि वॉर पावर्स की भी बात है, सदर ट्रंप को इस चीज से भी रोका गया है कि वो आगे जंग को जारी नहीं रख सकते, कांग्रेस के जरिए इस बात को कहा गया है, लेकिन सदर ट्रंप ये समझते हैं कि उनके पास इस तरह के इख्तियारात हैं। तो इस तरह के मामला जो है यहाँ पर यहाँ के जो ऐवान नुमाइंदगान है या सेनेट है उनके और व्हाइट हाउस के दरमियान चलते रहते हैं। जी। और साथ ही ये है कि उन्होंने, ट्रंप साहब ने ये भी कहा है कि अब नाए हरमस की नाकाबंदी ख़त्म की जाए ताकि मुल्की मामला ठीक हो। ईरान अमरीकी जंग से दोनों ममालिक की सारी दुनिया मुश्किलात कर रही है। और साथ ही ये भी न्यूज़ के ईरान अमरीका डील की सूरत में ही आबनाए हरमस दोबारा खुल सकता है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। तो ये जो डील की सूरत में खुलने का एक तो अंदिया है और उसके बाद से पाकिस्तान का जो रोल है उसके बारे में भी कुछ आगाही दीजिए। जी देखिए, ये मामला होंगे तो बातचीत से ही तय, क्योंकि ये तो देख लिया गया, अमेरिका ने जाहिर हमला कर दिया, जंग कर दी, इससे ज्यादा आप क्या करेंगे। और एक फकत अमेरिका की तरफ से नहीं बल्कि इसराइल की तरफ से भी हमले किए गए, तो ईरान के लिए तो ये समझे कि एक बहुत बड़ी नागहानी थी, एक आफत थी, लेकिन वो इससे जिस तरह से नबरदाजमा हुए,
वो भी हैरान कुन है। तो ये मामला तो हो गया। तो अब ये बात तो तय है कि ये मामला जंग के ज़रिए से तो अस्करी तो इसका कोई हल है नहीं। तो इसका जी। हल जो है वो तो ज़ाहिर है कि बातचीत से, सिफारतकारी से ही होगा और इसी तरफ मामला आगे बढ़ रहे हैं। आपने पाकिस्तान की बात की, ज़ाहिर है पाकिस्तान का इसमें किरदार बहुत बहुत ही अहम है और पाकिस्तान ने जिस तरह की सिफारतकारी की, उसे सराहा गया, यहाँ पर अमेरिका में भी और बाकी दुनिया के ममालिक ने भी इस बात को सराहा कि पाकिस्तान जिस तरह से, जिस तनदही से और जिस खुलूस से पाकिस्तान काविशें कर रहा है इस मसले को हल करने की। देखिए, रास्ता वहीं से निकलेगा कि आप डिप्लोमेटिकली इसको हल करने की कोशिश करें। एक चीज लेकिन बहुत अहम है समझनी, वो ये कि पाकिस्तान सालिस का किरदार तो अदा कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान जामिन नहीं बन सकता। और इस वक्त जो ये तातुल जो हो रहा है, या बहुत से लोग, कुछ लोग ईरान को इस बात पर तनकीद का निशाना भी बनाते हैं कि वो लैतुलाल से काम ले रहे हैं, वो मुआहदा क्यों नहीं करते, वो आके बातचीत क्यों नहीं करते, वो टेबल पे क्यों नहीं बैठते। जो कमी है इस पूरे मामले में वो जामिन की है, सालिस की तो नहीं है। सालिस का किरदार तो पाकिस्तान बखूबी अदा कर रहा है, जामिन की कमी है। और जामिन का किरदार जाहिर है कि चाइना अदा कर सकता है। अब चीन, जाहिर है सदर ट्रंप हालिया दिनों में चीन गए थे, उससे कबल ईरान का वफ्द भी चीन का दौरा कर चुका है। चीन किस हद तक इस मामले में जामिन के तौर पर आने के लिए तैयार है और उसकी जमानत जाहिर है ईरान को तो कबूल होगी, अमेरिका के लिए किस हद तक काबिल कबूल होगी, ये बहुत अहम है। तो मेरा ये ख्याल है जाती तौर पर कि जो मामला इस वक्त हल तलब है, तस्फिया तलब है, जो वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहे, उसका बहुत बड़ा सबब यह है कि ईरान को सालसी नहीं, उसे जमानत चाहिए, उसे एक जामिन चाहिए, जो कि उसे नहीं मिल रहा। बिल्कुल। हमारी लास्ट टाइम भी ये डिस्कशन हुई थी कि जो लास्ट इंटरव्यू रिलेटेड ही ये था कि उस वक्त पाक चाइना दौरा चल रहा था यूएस का, सदर ट्रंप साहब का, और उसमें भी कोई पॉजिटिविटी इतनी देखने को नहीं मिली। मे बी इट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसमें, जैसे कि आपने बताया, कि वो जमानत मांग रहे थे, जामिन मांग रहे थे, लेकिन चाइना उस पर कन्विंस नहीं था। इसलिए कुछ उस तरह के आप कह सकते हैं कि कुछ दौरा था, वो कुछ खास इस तरह कामयाब नहीं हुआ। देखिए, कामयाबी और नाकामी अगेन एक रिलेटिव टर्म है। कब हम कामयाबी का तयन कैसे करेंगे और नाकामी का तयन कैसे करेंगे, ये बहुत समझना जरूरी है। अगर कामयाबी आप इसको समझ रहे हैं कि वो वहां से कोई ऐसा ऐलान हो जाता कि ईरान अपना हरमुज खोल रहा है, अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटा रहा है, तो यकीनन हम इसे ब्रेक थ्रू कहते हैं। और अगर इसे आप, इसका जो मुतजाद है, अगर आप उसे नाकामी पे ताबीर करते हैं तो ये नाकामी थी। लेकिन अगर इतनी जब सूरत हाल इस वक्त इस तरह की है, इतनी टेंशन है, बाकायदा जंग इस वक्त, ठीक है पॉज है लेकिन जंग चल तो रही है, हम ये तो नहीं कह सकते जंग खत्म हो गई है। ऐसे में सदर ट्रंप का चीन का दौरा करना बजाते खुद मैं समझता हूँ एक कामयाबी है, क्योंकि कम से कम इससे एक बात तो नजर आई कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें, यानी दुनिया की दो मजबूत तरीन ताकतें इस तरह से नहीं है कि वो एक दूसरे के एडवर्सरी है, वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है कम से कम। और ये बहुत ही मेरे ख्याल है कि बाइस तमानियत होना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त ऑलरेडी जो कि दुनिया इतने मेस में फंसी हुई है, एक और चीज जो अगर आप सोचिए कि इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान भी कोई मखासमत शुरू हो जाए, कोई मुकाबला शुरू हो जाए, कोई एक दूसरे के खिलाफ साजिशें शुरू हो जाए, तो फिर दुनिया कहाँ जाएगी। आप इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं, उससे दुनिया इतनी बुरी तरह से मुतासर हो रही है। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई एक और तीसरा मुल्क, और वो भी कोई आम मुल्क नहीं, दुनिया की दूसरी बड़ी माशी ताकत, दुनिया की इतनी बड़ी फौजी ताकत, अगर वो भी किसी तरह से सींग फंसा लेती है, तो फिर आप सोचिए मामलात हल की तरफ नहीं जाएंगे, मजीद खराबी की तरफ बढ़ेंगे। तो इस हद तक तो मैं समझता हूं कि ये कामयाबी थी कि ऐसे माहौल में जब इतनी कशीदगी हो, चाइना पर ये इल्जाम भी हो कि वो किसी तरह से ईरान की मदद कर रहा है, और फिर इसमें तो कोई पोशीदा बात है नहीं कि ईरान का जो सबसे बड़ा, जो जाहिर है तेल का खरीदार है, वो चीन है, चीन के स्टेक्स हैं, आबना हरमुज से ईरान, चीन भी मुतासिर हो रहा है। तो ऐसे में इतनी कशीदगी के माहौल में सदर ट्रंप का दौरा मैं समझता हूँ बजाते खुद एक कामयाबी थी। हाँ, उससे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, ये बात आपकी दुरुस्त है। जी, ठीक। और ये बताइए कि अगर दोनों ममालिक हकीकी मुज़ाकरात चाहते हैं तो नाकाबंदी और धमकियों से परहेज करें, और जंग दोबारा शुरू होने के बहुत करीब है और मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल हैं। तो क्या ये जो शुरू होने जा रहा है, हम लोगों ने न्यूज़ भी शेयर की थी
कि जो अगला वो है ईद के बाद, अरब न्यूज़ है उन्होंने ब्रेक किया है इसको कि ईद के बाद अगला दौरा जो मुज़ाकरात का है वो होगा, और उसमें यही कहा जा रहा है कि अगर वो हकीकी मुज़ाकरात चाहते हैं तो नाकाबंदी डेफिनेटली उसको तो उठाना है, लेकिन धमकियों से परहेज़ करें। लेकिन ये थोड़ा-सा चल रहा है जिसके अंदर हाइज़ एंड लोज़, ये स्पेशली यूएस की तरफ से ईरान को आते ही हैं, ईरान भी जवाबी फिर देता है, तो ये इसकी वजह से एक टेंशन कायम होती है। तो जो अगले मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इसके ऊपर क्या कितनी हमें हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हाउ इट्स गोइंग टू बी, और कितनी कामयाबी होगी, या अभी मखदूश लग रहे हैं वहाँ के हालात जंगबंदी की तरफ? देखिए, इसमें टाइमिंग बहुत बहुत अहम है और जंगबंदी तो इस वक़्त जंग तो ज़ाहिर है बंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है कम से कम कि हुँ, जंग इस वक़्त बंद है, बाकायदा नहीं हो रही। लेकिन ये तादेर कायम नहीं रह सकता इसलिए क्योंकि देखिए आज अभी सीएनएन की रिपोर्ट है, ज़ाहिर है कि कल की खबर है। यहाँ आपके यहाँ तो बुध हो गया, हमारे यहाँ भी ज़ाहिर है बुध की अब सुबह शुरू हुई होने वाली है कि सदर ट्रंप और इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान फ़ोन पे बात हुई जो कि बहुत अच्छे माहौल में नहीं हुई, ये कहना है सीएनएन का। यानी उन्होंने को टेंस फोन कॉन्वर्सेशन कहा है। अच्छा, और उसका सबब ज़ाहिर है यही है और बिल्कुल उसमें कोई अब लगी लिपटी रखे बगैर खुद सीएनएन ये रिपोर्ट कर रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये नहीं चाहते कि मामलात जो है मुज़ाकरात से हल हो। तो इसलिए इसमें यकीनी तौर पर इज़राइल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ये मामला बहुत ज़्यादा तात्तुल का शिकार होता है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है, अगर इस कदर तात्तुल पैदा होता है मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने में, तो कोई बईद नहीं है कि इज़राइल की तरफ से कोई कार्रवाई हो जाए। और फिर ज़ाहिर है ऐसे में अमेरिका की जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत ज़्यादा मतलब खराब हो सकती है क्योंकि अमेरिका के लिए अगर एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इज़राइल उसका इतना करीबी अला है, वो किस तरफ खड़ा होगा, ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा उनके लिए एक मुश्किल सूरत-ए-हाल हो जाएगी। तो अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है वो तो ये नज़र आ रही है कि सदर ट्रंप आमादा हैं, क्योंकि वो बार-बार ये कहते हैं कि उनके एलाइज़ जब उनसे कहते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और इस दफ़ा तो उन्होंने सऊदी अरब का भी नाम लिया, कतर का भी नाम लिया, कुवैत का भी नाम लिया, यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब इन सब का नाम लिया और हर दफ़ा पाकिस्तान का नाम भी लेते हैं। तो अगर वो उनके कहने पर हमले अभी दोबारा से शुरू करने के अपने इरादे से बाज रहते हैं, तो ये एक अच्छी ये खुशाइन ये पेशरफ्त है और इसको बरकरार रखना चाहिए और इससे इस्तिफादा करते हुए फौरी तौर पर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहिए। कम से कम देखिए, एक चीज़ ये हो कि कोई ब्रेक थ्रू अगर ना भी हो, तो कम से कम डायलॉग का रास्ता खुल जाए। और आपको जब एक इतना मुखलिस एक सालिस मिला हुआ है जो कि जिसने अपने दरवाजे खोले हुए हैं कि आप किसी भी वक्त भी आइए और बैठ के यहाँ बात कर लीजिए, हम हाजिर हैं, हम आपके लिए, हम आपकी आपस में बातचीत करा देते हैं, तो उससे यकीनी तौर पर इस्तिफादा करना चाहिए और बातचीत चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर बातचीत रुकी रही, अगर ये डायलॉग रुका रहा, तो कोई बईद नहीं है कि ये किसी न किसी इस तरह की कार्रवाई पे मुंतज हो जो कि सूरत हाल को फिर खराबी की तरफ ले जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच कोका फशूदी साहब, आपने एक बड़ा अच्छा हमें एक ओवरव्यू दिया और बताया कि क्या हो रहा है, होने जा रहा है और किस बेहतरी की तरफ हमें उम्मीद है। बहुत शुक्रिया कोकब साहब का हमें जॉइन करने के लिए यूएस से। अभी हमारे लेनी है छोटी-सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आएँगे वापस और देखेंगे कि कौन से गेस्ट हैं हमारे साथ जिन्होंने हमें स्टूडियो में जॉइन किया है। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली थी छोटी-सी ब्रेक, आए जल्दी से वापस। हम देखें हमारे स्टूडियो गेस्ट ने किन्होंने हमारे साथ जॉइन किया है। हमारे साथ मौजूद है राव अफ़ज़ल साहब, इनके साथ हम करेंगे बातचीत। वेलकम टू द शो थैंक राव यू। साहब। आपके साथ जो आजकल बड़ा ही बर्निंग टॉपिक है, बड़ा ही डिस्कस किया जा रहा है कि तलाक जो है क्यों इतनी बढ़ गई है, कितनी इसकी इकसाम है, तलाक, खुला और रुजू का मसला क्या है? जी, जी। असल में बात ये है कि तलाक और खुला में फ़र्क है। जी। तलाक वो है कि वो नॉर्मली मर्द
दे देते हैं और वो उनके पास अख्तियारात ज़्यादा हैं इस मामले में। बाज़ औक़ात तलाक के भी निकाह के वक्त ख़वातीन को भी तफवीज़ कर दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये फैसला किसी भी मनफी उस पर पहुँचे तो खातून भी तलाक ले सकती है। खुला कर नौयत ये है कि अगर निकाह के वक्त उन्हें ये अख्तियारात नहीं है कि वो तलाक ले सकें तो वो फिर वो खुला के लिए अदालत से रुजू करती हैं। तो ये तो है सारा सिलसिला। वो बाकी वो जो है वो तो फ़िक़ही मसाइल हैं कि रुजू भी, तलाक एक हुई, दो हुई, वापस आ गए, वो तो है सुलहनामे की तरफ वाली बातें। तो मेजर जो इस वक्त इशू चल रहा है वो ये है कि तलाक की जो निस्बत तो ज़्यादा है, अब खुला के भी मुकदमात ज़्यादा होने लगे। ये है ज़्यादा जो अखबारात में आ रही है कि अदालतों में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस खुला की आ रहे हैं। तो उसकी वजूहात को भी देखना चाहिए, हमें मुआशरे को भी देखना चाहिए, पर्सन को भी देखना चाहिए। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि ये जो प्रोग्राम आज आप कर रहे हैं इस पे थोड़ा सा हमें नज़र डालनी पड़ेगी कि वजूहात क्या हैं ये सारी। ये असल चीज तो ये है ना कि हमारा काम तो ये है कि पहले वजूहात, जैसे मर्ज होता है, पहले उसे आप डायग्नोज करते हैं फिर उसका इलाज बताते हैं ना। पहले डायग्नोज तो करें कि ये क्यों हो रहा है सारा सिलसिला ज्यादा। देखिए, एक तो है कि इख्तलाफ इंसान फितरत है, हमेशा से रहा है। तलाक इवन जो मर्द को अख्तियार हासिल था उसमें भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस नापसंदीदा चीज़ है जब अशद ज़रूरत हो तो दें। अशद ज़रूरत से मुराद है सॉरी आजकल गले का आपका भी मैं देख रहा था, ये आजकल थोड़ी सी चल रही है। असल में तो ये जो एलर्जीज है ना, जी वो कर रहे हैं, और कभी ये डस्ट और वो सब तो ये ट्रिगर करती है। सही है। तो वो जाहिर है कि वो भी उसमें भी जब अशद जरूरत से मुराद है कि जब आपस में वो जिन वजूहात की बिना पर भी ये समझें कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते और बजाय इसके कि इसके कोई और मजीद बुरे असरात हों, तब जाके वो कहते हैं ठीक है ये एक हक है दे दें। और खुला का भी यही है, औरत के लिए उसको भी एक हक हासिल है कि जब वो इस हद तक तंग आ जाए कि इस आदमी के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजारती, तो उसको भी राइट दिया गया है। इस्लाम तो आपको पता है कि एक नेचुरल मजहब है, तो उसे भी राइट दिया जाए कि वो काजी अगर तो उसे कहे कि मुझे तलाक दे दे, अगर वो नहीं देता तो शरन फिर उसके लिए लाजमी है कि वो अदालत का वक्त की जो भी अदालत है उसका मैं इसके साथ, इसे ही खुला कहते हैं असल में। तो असल में इसकी वजूहात जो हैं वो मल्टीपल हैं आजकल। ये मैं आज बात तो नहीं कि आजकल ये जो हो रहा है खासतौर पे ये पढ़े लिखे और इसके बावजूद, एक तो कि अवेयरनेस भी ज्यादा आ गई लोगों को। पहले ये था कि चलते रहते थे, बुरी जिंदगी भी गुजार लेती थी खवातीन, और वो कहती थी कि भाई पता नहीं मुआशरा अगर ये कहेगा वो कहेगा तो हमारा क्या होगा। अब उन्हें पता लग गया कि जिंदगी अपनी तबाह करने से बेहतर है कि अपने आप को इससे अलहदा किया जाए। लेकिन इसका उल्ट भी है, यानी हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू है ना। इसका उल्ट भी है कि बिला वजह की एक अदम बर्दाश्त भी लोगों में पैदा हो गई है। इजी पहले ये था कि एक हद तक बर्दाश्त करने के बाद फिर कहीं ब्रेकअप होता था तो हो जाता था। अब यह है कि एक ये सोशल मीडिया ये आपका, एक ये मोबाइल पे, एक इधर लोगों से सुना के इधर से बात है कि ये, तो वो ये समझते हैं कि इजी टास्क है, ये इतनी मुश्किल नहीं है, उससे ये इंक्रीज हुआ है। देखिए इसमें दो हैं, एक है कि इख्तलाफ होना एक नेचुरल है, और पहले भी तलाक भी होती थी, खुला भी होती थी। इंक्रीज होने की वजूहत ये है कि ये सोशल मीडिया ने एक और बात को चार्म दिखा देते हैं कि इसमें ये चार्म है, इसमें वो चार्म है, इसका ये फायदा है, इसका वो फायदा है। ये ड्रामे भी मुझे लगता है कि कोई गलत दे रहे होंगे, हम जनरली दे रहे, लगता है कि ये भी है कभी क्या आज। अच्छा फिर यह है कि मैं हाँ जी, तो ये इस तरह की जो चीजें हैं उन्होंने एक नेगेटिविटी को जन्म ज्यादा दे दिया है। जहां तक है कि औरत, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, सारी जो गुफ्तगू की है, औरत हत्तल मकदूर अपनी शादी को कायम रखने की कोशिश करती है। वो अगर ओरिजिनली गई है खुला के लिए,
ये जो दूसरी बातें कह रही है कि कोई वो फ्रस्ट्रेटेड है या उसे मिसगाइड किया गया है, वो और बात है। वो ये है कि उसकी कोशिश होती है कि ये चलती रहे ता वक्त कि वो इस हद तक तंग ना आ जाए कि वो अपनी जिंदगी को अजीरन समझने लगे उस आदमी के साथ है। फिर वो कहते हैं कि मैं नहीं रहना। वो तो जाहिर है होना भी चाहिए और रहना भी नहीं चाहिए उसे। लेकिन यह बात ये है कि इंक्रीज इतनी इजीली जब हो रहा है उसमें बहुत से माशरे का भी दखल है, इस मीडिया का भी दखल है, इस मोबाइल का भी दखल है, और बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी बातें सुनने में भी अच्छा। अंग्रेजों में एक रिवाज है, आपको तो पता ही होगा कि वहां अगर मर्द तलाक देगा तो वो पेमेंट, क्योंकि कानून उनके और हैं हमारे और है ना, वो काफी पे करना पड़ता है। अगर औरत भी खुला लेगी, औरत वो भी फिर पे करती है वहां, अगर वो डिमांड करे। आप नोट करें, अगर मर्द देगा तो वो उसे औरत को पे करेगा। हमारे यहाँ भी इस तरह की गुफ्तगू शुरू करते हैं कि भी अगर तलाक हो तो लोग लालच में भी आ सकते हैं, लेकिन असल मेन वजूहात जो है ना, इसके अलावा आजकल जो मेन वजूहात हमारे यहाँ तलाक हो या खुला की, वो है बेरोजगारी। हम असल चीज को पकड़े ना, नशे के जो से मामला आते हैं, नशे वो भी जल्दी गलत फैसले करवा देते हैं। और आपने अभी पिछले दिनों सुना, ये एक खातून भी नशे के इसमें अरेस्ट है कि वो नशा मर्द हजरात भी कर रहे हैं, औरतें भी कर रहे हैं, और पढ़े लिखे लोगों में भी आ रहा है। तो इस वजह से ये इस तरह की चीजें जो है ना, वो इंक्रीज होने की वजह से उधर मुकदमात में भी वो हो रही है। असल वजह यह है कि हमारे में बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, हम फ्रस्ट्रेशन की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन में ये चीजें हैं, बेरोजगारी का होना, आप मास्टर्स किए फिर रहे हैं, शादी हो माँ बाप ने जबरदस्ती करा दी एक दफा, वो खातून कह रही भी मेरा भी तो तुम कुछ करो जी, आप देखें उसका भी रहा, और वो हो नहीं पा रहा, उससे वो जल्दी फिर वो कहते हैं कि ठीक है जी हम तो साल दे दिया, 2 साल दे दिया, 4 साल दे दिया, हमने हमारी जान छोड़ो। वजह यह है कि, और वो भी ये नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहा, वो कोशिश कर रहा है, उसे मिल नहीं रही। तो हमें ये मल्टीपल रीजंस हैं, पर्सन्स की थोड़ी रीजन है, मुआशरे की ज्यादा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कहा। और जैसे कि आपने फोकस किया कि अदम बर्दाश्त हो गई है, इसके अलावा सोशल मीडिया का बहुत किरदार है। सोशल मीडिया ना सिर्फ ये कि आप उधर कंटेंट देखते हैं और आप उससे वो करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो डिफरेंट एप्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं, उसका गलत इस्तेमाल दोनों तरफ, मेल एंड फीमेल की तरफ जी दोनों तरफ, और इन चीजों की वजह से ये रिश्ते बहुत कमजोर हो रहे हैं। और अपेरेंटली बहुत सारे लोग हैं, एक और जो चीज पे नहीं होता, जरा सी बात होती है और जाके स्टेटस लगा देते हैं। ये एक ऐसी चीज है कि मतलब छोटी बात लगती है, लेकिन देखने में बहुत है कि अब आप आपस में रिकॉन्सिलिएशन या बात करने के बजाय आप जाके स्टेटस के ऊपर कहानी बयान कर रहे हो। कितनी इमेच्योरिटी है। पहले जमाने में तो ऐसे नहीं होता था कि अगर आपके आपस में कोई चपकलिश हुई है या बात हुई है तो आपने दीवार पे चढ़ के जो है वो ऐलान करना शुरू कर दिया। स्टेटस इज एग्जैक्टली लाइक दैट। ये आपने इतनी बड़ी बात की है। मैंने जब बताया कि माशरे के जो कल्चर की चेंज होने, ये मीडिया का जो जिक्र है वो असल में इस तरफ आ जाता है। एक जमाना ये था कि इन बातों को छुपाया, बाहर जगह घर की बात बाहर ना निकले, उसकी वजह से एक भरम कायम रह जाता था। अगर इख्तलाफात होते तो जल्दी वो हाल हो जाते थे। इवन वो तो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताते थे कि कहीं वो बातें बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होती थी तो बताते थे। और ये जो अब आपने कहा कि अब वो आराम से जरा सा वो हुआ, सोशल मीडिया में ये लगा दिया, फिर वो वापसी के रास्ते जो से वो खत्म हो जाते हैं। जब आपने इश्तिहार लगा दिया अपना, तो दूसरे फरीक ने समझा कि जो इज्जत या बेइज्जती मेरी तो हो गई, और उसकी फिर 2 लोग ताने देने लगते हैं, तेरी बीवी या तेरा शौहर ये कर, दोनों में से एक तो कसूरवार होता ही होगा ना। तो वो उसके बाद वो वापसी के रास्ते ये स्टेटस लगाने के बाद ही तकरीबन बंद कर लेते हैं। फिर इस तरह की फिर चीजें हैं, यानी इसका मतलब है कि अच्छाई की तरफ चीजें जाने के इम्कानात भी खत्म हो जाते हैं। ये जो आपने फरमाया ना कि ये जल्दी से बता दो, स्टेटस लगा दो, यानी उन्होंने जिंदगी को भी एक मजा और वो जिसे कहते हैं ना लाइक ये क्या लाइक कहता है, व्यूज बढ़ाने का सबब बना लिया कर। और आपने देखा कि लोगों ने यूज किया, वो बाद में पता लगा कि वो आपस में कोई
बहुत 2 साल पहले की बात है, एक खातून ने कहा कि मेरे यार ये कर दिया, मेरे वो पता लगा कि उन्होंने आपस में तय करके वो इतना चला, इतनी वो चली वो व्यूज लेने के लिए बाद में उन्हें। लेकिन इससे कि आम आदमी, वो तो खातून हो या मर्द हो, वो तो इससे मुतासर हुआ होगा, इन्फ्लुएंस करते हैं ना। हाँ, तो ये इन्फ्लुएंसर ही कह रहते हैं ना ऐसे लोगों को। तो आपकी बात सही है कि आप, ये तरबियत का मसला है असल में। पहले जो आपने कहा ना, पहले जमाने में इज्जत भरम, माँ बाप, वो कहते हैं ना माँ बाप की इज्जत, बाज़ औक़ात तो बेचारे माँ बाप की इज्जत की वजह से जुल्म भी सहते रहते थे, आपके सामने ही है सारे। लेकिन ये है कि अब ये है कि वो जुल्म वो आम घूरना भी नहीं सह सकता कोई, ये दोनों फरीक की बात हो रही है। वो कहते जी ऐसा मेरी भी इज्जत है, भाई इज्जत होगी। एक आदमी किसी वक्त भी, अगर तुम एतमाद है तुम्हारा आपस में, तो कभी एक जरा वो है निभाने, असल में निभाने की कमी हो रही है। कुछ दरगुजर का खेल, कुछ इसार का कमाल, वरना वो कौन है जो किसी से निभा ले। निबाह करने के लिए कभी दरगुजर करना पड़ती है, कभी कोई कुर्बानी देनी पड़ती है। इस मीडिया ने ना तो कोई दरगुजर करने को तैयार हो रहा है और ना ही कोई कुर्बानी देता है किसी के लिए। आज आप एक फरीक ने किसी दूसरे को कुर्बानी दी, कल को वो भी कहेगा चले मेरे से फला आप बुरा कर रहा है, कभी अच्छा भी किया था, वो कुर्बानी दी होगी तो। या ये है कि कभी मेरे से ज्यादती होगी तो दूसरे फरीक ने उसे दरगुजर किया तो मेरे भी दिमाग में आ जाएगा कि चले मैंने उस वक्त मैंने ज्यादती की थी, आज मैं दरगुजर कर दूं। यहाँ ये अब खत्म करते जा रहे हैं। वो कहते हैं बस ठीक है, तेरा ये राइट है, तेरा यहाँ क्या। भाई राइट अपने अपने ना बताओ ना, दूसरों को भी करो। तो इसके लिए हमारा दो सिस्टम हमारे कमजोर हैं कि एजुकेशन सिस्टम, वो तो हर चीज में बुनियाद है ना, आपकी हर चीज में अगर बुराई आती है तो उसकी भी बुनियाद वो है, और अगर अच्छाई आती है वो एजुकेशन सिस्टम है। दूसरा हमारा जो पेरेंट्स का जौन से है ना जी, वो रवैये जौन से है ना हमारे घुट्टी में बढ़ जाते हैं। जैसे जिन पेरेंट्स ने जिस तरह की गुफ्तगू सामने की होती है बच्चों के, बड़े होके वो समझते हैं कि ये रूटीन है। अच्छी अगर की होगी, इज्जत की होगी, दरगुजर की होगी, किसी का भरम रखा होगा तो वो भी वो हैबिट अपना लेंगे। और अगर पेरेंट्स को देखा होगा उन्होंने अपने कि वो ऐसे करते रहे, वो उन्होंने 1 मिनट में साजिशें की आपस में, मियाँ और बीवी उनके तो माँ बाप है ना बच्चों के, वो आपस में अगर कोई गड़बड़ करें, बच्चे एक देखें बच्चे बहुत अच्छे जज होते हैं, बल्कि ज्यादा सेंसिटिव, वो महसूस करते हैं कि उसके बाद वो बड़े होकर हो सकता है कि वो रिएक्शन लो कि उनसे भी बुरे बन जाए। तो ये टेक्निकली मुआशरे का है। दूसरे नंबर पेरेंट पता ना, एक एजुकेशन सिस्टम और एक ही हमारा पेरेंट का जो है, इसे तरबियत अगर सही हो तो रिड्यूस हो सकती है। एक ज़हन में रखिए कि तमाम के बावजूद अच्छाई बुराई की परसेंटेज तो, क्योंकि फिर पर्सन टू पर्सन आ जाएगा ना, उसको तो नहीं आप बदल सकते एक इंसान की तबीयत। लेकिन ये जो है ना कि फ्लो हो जाए, यूं आप इजी फील करने लगे हर चीज को। जैसे है कि एक वक्त था कि एजुकेशन सिस्टम में अगर किसी प्रोफेसर को उसको देखें कि वो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था नहीं कि वो ऐसी करप्शन कर सकता जो उन महकमों में है जो नॉर्मली करप्शन से मशहूर है। अब वो रूटीन में अगर करे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो माशरे में अक्सरियत ऐसा कुछ कर रही है, तब वो आपको बुराई नहीं लगती। बुराई को बुराई लगने के लिए माशरा बड़ा काम करता है। तो इसलिए है कि हमें ये चाहिए सबको, जैसे आप मीडिया पे आज ये गुफ्तगू कर रहे हैं और जो लोग सुन भी रहे हैं, वो इस माशरे को अगर बचाना चाहते हैं, अगर अपनी पूरी अगली नस्ल को अच्छा सबक देना चाहते हैं, तो उन्हें ये बताएं कि आप जब भी फैसला करें वो बड़ी रियलिटी से करें। अशद ज़रूरत हो तो चाहे वो तलाक हो, चाहे खुला तक तो पहुंचे, अदरवाइज बर्दाश्त करने का एक मादा जरूरी है। ये भूल जाए कि हर चीज कंप्यूटराइज्ड होगी, कि औरत भी बिल्कुल हमेशा सही चलेगी, मर्द भी वो भी कभी घूर के नहीं देखेगा, वो भी कभी घूर के नहीं देखेगी, वो भी कभी ऊंची आवाज से नहीं बोलेगा। वो कैसे हो सकता है? अगर तो इंसान, आप अगर दोस्ती के तरीके से रहेंगे तो जिस तरह आप अपने बहन भाइयों की, माँ बाप की बातें बर्दाश्त कर लेते हैं ना, इस तरह एक दूसरी खातून जौन सी है, लड़की आपके घर में आई है, उसे भी अगर आप अपना समझेंगे तो कभी वो भी
फिर वो भी करेगी। अदरवाइज तो बैल यही हो रहा जो हो आपके सामने हो रहा है। ऐसे ही है, ये जो एक जी हाँ, एक खींचातानी चल रही है वो उसी का वो होगा। तो अगेन बर्दाश्त की कुव्वत लगिए। अगर आप इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, याद रखिए कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ऐसे नहीं है कि ड्रामों फिल्मों की तरह देखकर एक रिश्ते को आपने शुरू किया है और दिल किया तो रख लिया, दिल किया तो नहीं रखा। हर चीज के एक रिप्रिकॉशंस हैं अल्लाह ताला की तरफ से। इसके अगर आप किसी के राइट्स नहीं पूरे करते हैं, चाहे फीमेल मेल के नहीं करती या मेल फीमेल के नहीं करते, तो उसका ना सिर्फ गुनाह है बल्कि उसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो ये मत समझिए कि एक फन था, फन किया, किसी की जिंदगी खराब की और आगे चल दिए। आपकी वजह से जो दूसरा बंदा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में जाता है, उसकी वजह से आप खुद भी बहुत नुकसान में जाते हैं। तो ये सिर्फ इस पे नहीं है कि मेरी कामयाब हुई नहीं हुई, चली नहीं चली। जो आपने एक इंसानी जिंदगी के साथ किया है वो भी बहुत मैटर करता है, उस जिंदगी से जुड़े रिश्तों के साथ किया है वो भी बहुत मैटर करता है। तो इसलिए सोच समझ के रिश्तों को शुरू कीजिए और जब करें तो निभाने की कोशिश करें। बहुत सारे मसाइल हैं, जिंदगी ऐसे भी मसाइल के साथ है। अगर आप दोनों अलग भी हो जाएंगे तो जिंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चलाना पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छी बातें की। अभी हमने आपसे नेक्स्ट में और भी डिस्कस करना है कि कानूनी विरासत क्या है और कौन कौन हिस्सेदार होंगे, लेकिन क्योंकि वक्त हमारा लिमिटेड है, आपने बड़े ही खूबसूरत तरीके से एक समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है अगर एक बंदा भी समझ जाए तो आपको हमें जरूर सवाब होगा। खुद समझ जाए हमें भी सवाब होगा, हमें भी बहुत सवाब होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। जी राना उमैर साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैम, आवाज आ रही है आपको? जी राना साहब, हम बात करेंगे आज। हमारे साथ राना उमैर है, हमारे रिपोर्टर रोज न्यूज के, और जो बजट है 2026 और 2027 का, उसके मुतालिक हम बात करने लगे हैं। जो वफाकी बजट 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान है, तो क्या कहते हैं राना उमैर, क्या न्यूज है आपके पास बजट के मुतालिक? देखिए, 5 जून को बजट की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। जो एक अंधेरे में कौमी चूंकि होता है बजट से पहले, वो भी 4 तारीख को उस सर्वे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एक कौमी जो इक्तिसादी कौंसल है उसका जो इजलास है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा, जो कि पहले 22 मई को शेड्यूल था। ताहम अब चूंकि बजट के सोर्स से बजट की डेट भी सामने आ रही है जो कि 5 जून है, उसके बाद जो है वो जो कौमी इक्तिसादी इजलास है वो भी अब 2 जून को चला गया है। तो बजट की तैयारियां इस वक्त जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हैं, चूंकि एक हफ्ते के लिए IMF का वफद भी पाकिस्तान में मौजूद था। एक हफ्ता उनका मुकम्मल हो गया है। टैक्स के हवाले से उन्होंने अपनी पॉलिसियां पाकिस्तान के सामने रखी, हुकूमत पाकिस्तान के सामने। अब चूंकि बजट से पहले एक जो कौमी इक्तिसादी सर्वे पाकिस्तान में होता है बजट से पहले, वो अब जो है वो 3 जून को पेश किया जाएगा। जी ठीक है। तो जो ये किया जा रहा है 1 जून को पेश करने का, जो कमेटी का इजलास हो रहा है 20 मई के बजाय 1 जून को की तरफ गया है, और इसके अलावा IMF से मुशावरती इजलास भी जारी है। और IMF ने कहा है कि जहां सूबे मजीद 400 अरब आमदन बढ़ाने का मुतालबा किया है, तो ये IMF से मुज़ाकरात का आखिरी रोज भी चल रहा है, जिसमें IMF का इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST लगाने का मुतालबा है। साथ साथ ये आप क्या कहते हैं कि ये जो IMF है, ये जो हमारे सर के ऊपर एक लटकती हुई तलवार है जो कभी खत्म नहीं होती है, और हर दफा इनके एक वो इसके महंगाई के तूफान को जो हम पे ये लाजिम कर देते हैं, इसके मुतालिक क्या कहते हैं? देखिए, IMF ने अपने 7 दौरा था पाकिस्तान के अंदर, अभी पाकिस्तान के सामने उन्होंने 2 चीजें रखी। आपका कैमरा में थोड़ा सा इशू है, इसको हम लोग इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहती हूँ कि आपकी सेटिंग कर दें। हाँ जी, अब आप नजर आ रहे हैं। पहले आप ऑलमोस्ट यू आर हाफ गॉन। तो अभी जी बताइए राना उमैर के, ये जो IMF की तरफ से बार बार शराइत के ऊपर बताया जाता है और चेंजेस की जाती हैं, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं?
देखें, अभी दो रिसेंटली डिमांड्स आईएमएफ से की गई हैं। एक तो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनके ऊपर 18% जीएसटी लगाने का मुतालबा किया है। उसके मुतालबे के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने आईएमएफ से कहा है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उन पर जो है वो 1% लगाया जाए। चूंकि अभी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो पाकिस्तान के अंदर इतनी ट्रेंडिंग पे नहीं है, उनके स्पेयर पार्ट्स का इशू है और उनके मैकेनिक का इशू है, तो इसीलिए आईएमएफ से पाकिस्तान ने ये कहा है कि 18% के बजाय 1% लगाया जाए। इसमें 3 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर, मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ियां, ये 4 से 5 चीजें हैं जो आईएमएफ ने कहा है कि इन पे 18% जीएसटी लगाई जाए। अभी जब हुकूमत ने 1% का कहा है तो अभी आईएमएफ 1% पे एग्री नहीं हुआ। और दूसरा जो इजलास आपने कहा जो कि 1 जून को है, वो कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास है। वो पहले 20 मई को होना था, अब 1 जून को होने जा रहा है। क्योंकि अब बजट की जो जराए से खबर आई है वो 5 जून थी। पहले बजट की जो डेट थी वो 1 जून बताई जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि इसमें कोई रद्दोबदल आ सकता है। वही हुआ, उसमें रद्दोबदल आया। 5 जून को बजट की डेट जो है वो फिक्स की जा रही है। जी जी, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो बजट है इसके अंदर कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन क्या आपको नजर आ रहा है या लगता है आपको कि नहीं, इसके अंदर इंक्रीज ही होगा हर चीज का और टैक्सेस डाल दिए जाएंगे अवाम के ऊपर ही? देखें, टैक्सेस तो डाले जाएंगे। चारों सूबों के हवाले से उन्होंने कहा है कि 400 अरब के जो इजाफी टैक्स हैं वो आयद किए जाएं। अभी रिलीफ की तो पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही कि रिलीफ अभी अवाम को दिया जाएगा या नहीं। हाँ, तनख्वाहदार तबकों को पॉसिबल है कि रिलीफ मिल सकता है 5 से 10%, लेकिन बाकी चीज़ों में रिलीफ पॉसिबल नहीं है। अभी एफबीआर की जानिब से दूध दही की दुकानों पर भी जो है वो सख्ती की जा रही है। उस हवाले से जो एक मॉनिटरी प्लान है वो भी एफबीआर के उसमें रजिस्टर्ड हुआ करेगा। जो दूध दही की छोटी छोटी दुकानें हैं इन पे एक सिस्टम नाफिज किया जा रहा है, वो आज से लागू हो चुका है। उस सिस्टम का पर्पस यही होगा, जो टैक्सेस आयद किए गए हैं 400 अरब आईएमएफ की जानिब से, उसको जो है वो रिकवर किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका राना उमैर, हमें बजट के मुतालिक न्यूज़ देने के लिए और इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अब मौजूद हैं आदिल अली जो कि ब्यूरो चीफ है रोज न्यूज़ के। आदिल, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आदिल अली ने ज्वाइन किया है हमें कराची से, जो ब्यूरो चीफ है हमारे रोज न्यूज़ कराची पे। तो जी आदिल अली, क्या बात आज आप हमसे डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली सिंध में तरक्याती मंसूबों की बेहतरी और शफायत के हवाले से? बदकिस्मती से कराची पाकिस्तान का रूह रवा रेड की हड्डी है। ये सारी बातें सारे हुक्मरान करते आ रहे हैं, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। और कराची मेरा ख्याल है कि उस वक्त जब मैं छोटा था तो कुछ और मंजर पेश करता था और अब इस वक्त कराची कुछ और मंजर पेश करता है। बदकिस्मती है कि सूबा सिंध में एहतसाब के इदारे भी कायम है। एक स्पेसिफिक इदारा है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सेल, जिसका मेरा ख्याल है कि इस अराकीन असेंबली को भी कम ही पता है, उनको भी नहीं मालूम कि एमएनई है क्या। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि एमएनई ये करता ही है कि आपके पास जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, ठेकेदार है, जितने भी मंसूबी तरीके के काम हो रहे हैं, वो उनके ऑडिट करता है कि भाई वो मंसूबा बाकी कागजों की हद तक था, हकीकत में वो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, या फिर उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने काम सही से किया नहीं किया, क्वालिटी इक्विपमेंट यूज हुआ नहीं हुआ, उसकी सारी को रिपोर्ट वगैरह बना के पेश करता है। लेकिन अभी तक हाल किसी को नजर नहीं आया कि एमएनई ने किसी को कभी किसी का बुला के कभी ऑडिट भी किया हो, कभी इसकी स्क्रूटनी करने की कोशिश की, किसी को कभी पीनलाइज करने की कोशिश भी की हो। ये अब सवाल असेंबली में भी उठने लगे हैं। हुकूमत वक्त से अराकीन हिज़्ब इख्तिलाफ सवाल कर रहे हैं कि भाई आप हमें बताएं, हम तो अराकीन असेंबली, हमें भी नहीं पता कि इसमें से क्या हो रहा है। लेकिन हुकूमत के पास था हाल में इसका कोई जवाब, वाज़ेह जवाब या ठोस जवाब मौजूद नहीं है। इसकी मैं आपको एक हालिया मिसाल दे दूं। 2 दिन कबल चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी सूबा सिंध निसार अहमद खोड़ो, जो कि खुद भी साबिक स्पीकर भी रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं, उन्होंने और सीनियर वजीर भी रहे हैं, उन्होंने कराची में 226 टाउन कमेटीज के खुसूसी ऑडिट का हुक्म दिया है, जिसमें कई टाउन भी शामिल है। पूरे कुछ यूनियन कमेटीज हैं 246 और कुछ टाउन में शामिल है, और ये उन्होंने किया है मेयर कराची की दरख्वास्त पे। इसका मतलब है कि साफ तौर पर यह बात वाज़ेह है कि भाई कराची में इस वक्त जो है वो माली बेज़ाब्तियां, कागजों की हद तक मंसूबों की तकमील, जारी भर्तियां, बोगस तनख्वाहें और दीगर जो मराद देने के सिलसिले है वो बहुत बदरजा उत्तम पाए जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने इस इंक्वायरी का ऑडिट का हुक्म दिया है तो फिर वो एक खलबली सी मच गई है।
दफातर में देखने में आ रहा है कि भाई लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, वो जल्द में मंसूबे पे तख्तियां लगाई जा रही हैं, उनको आवेदन करके बताया जा रहा है कि भाई तुम पहले इनको इनॉग्रेट कर चुके थे और मंसूबा मुकम्मल हो चुका था। अब ये इंक्वायरी कहाँ तक आगे जाती है, इसके नतायज क्या बरामद होते हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन मुझे तो ये लगता है इसकी रिपोर्ट ही पब्लिक नहीं होगी, क्योंकि ये अगेन इट लुक्स लाइक अ पब्लिक, नॉट पब्लिक बट पॉलिटिकल रिफ्ट अमंग सम पीपल इनसाइड द पीपल्स पार्टी। क्योंकि हम काफी दिन से देखते आ रहे हैं कि स्पीकर्स इन द असेंबली एंड ये नसार अहमद खोड़ा साहब जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने बीइंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन उन्होंने कई इदारों के ऑडिट किए और उन ऑडिट्स पे कई उनकी अपनी पार्टी के वज़रा हैं, महकमों के सरबराह हैं जो नाराज हैं, जो उनसे नाला है। तो ये जब आपस में ही एक दूसरे को नहीं सुलझा पा रहे तो ये अवाम के मसले क्या सुलझाएंगे? यही वजह है कि कराची इस वक्त खंडर बना हुआ है। पूरे सिंध का हाल जो है, अगर आप देखें कराची समेत, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आता। हाँ, तरक्याती काम उन्होंने छेड़ जगह जगह दिए, लेकिन वो मुकम्मल कब होंगे, कैसे होंगे, ये नहीं पता किसी को। क्या ये सिर्फ आपको लगता है कि तरक्याती काम सिर्फ एक तस्वीर का रुख दिखाने के लिए किए जाते हैं कि स्टार्ट हो गया है, उसका कोई ऑडिट नहीं होता कि उससे कब खत्म होना है, कब चलना है? सिर्फ ये कि शहर में काम शुरू कर दिया गया है ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। जो तनकीद की जा रही है, बहुत ज्यादा शदीद तनकीद हो रही है वहां पे गवर्नमेंट पे, उसको एक रिलीफ देने के लिए इन चीजों को सिर्फ दिखाया जा रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हर बंदा अपनी खुद नुमाई की जंग में मसरूफ है कि हर बंदा अपने आप को ना अपनी अपनी नौकरी जस्टिफाई कर रहा है। अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग एक अलग चीज है, रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग चीज है, फॉरेस्ट्री एक अलग चीज है। बदकिस्मती से सूबा सिंध ने इस वक्त जो है कोई ना तजुर्बेकार लोग शायद ऐसी पोजीशंस पर उतार दी हैं जिनको बस ये लग को मुतासिर किया है। कराची की आवाम इतनी जल्दी नहीं रीझती, ये बड़े स्मार्ट लोग हैं, इनको जबान, इनका लबो लहजा, इनका अंदाज बड़ा डिफरेंट है। कराची के अंदर पूरा पाकिस्तान बैठा हुआ है, आप पूरे पाकिस्तान से अफराद कराची में देखेंगे, जैसे ये पानी का समंदर यहाँ मौजूद है, वहां यहाँ पे वैसे यहाँ पे अवाम का जम गफीर और समंदर मौजूद है। यहाँ लोग अब समझते हैं कि भाई आप सिर्फ सोशल मीडिया पे चीजें लगा के, पोस्ट दिखा के, मीडिया सेल्स बना के हमें मुतासर नहीं कर सकते। ये पार्टी को इससे क्या रिलीफ देंगे, अब हुकूमत को क्या रिलीफ देंगे? हुकूमत तो शिकंजा जो है वो आए दिन अपना मजीद कसता जा रहा है। लोग पीपल्स पार्टी से 18 साल का इरसा पहले हुक्मरान मांग रहे थे, अब अवाम मांग रही है। मतलब एक चीज की लिमिट होती है। अब मुतासरीन शहर से अगर आप पूछें, मुझसे अगर आप पूछें कि मैं अगर शहर के एक हिस्से में तो दूसरे हिस्से में जाने के लिए मैं दिन में 10 बार सोचूंगा। क्यों? बीच में एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है यूनिवर्सिटी रोड का, जब मैं उसके सोचता हूँ तो मैं डिफेंस और गुलशन इकबाल की जैसे दो इलाकों से कट के रह जाता हूँ कि भाई मुझे उस तरफ नहीं जाना। तो वो जो शहरी रोजाना वहां से ट्रेवल करके शहर के हिस्से को आता है, चाहे वो आइए चुंदरी रोड जाए किसी बैंक में जॉब करने, या वो फिर नाजमाबाद से निकल के कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में जाए, या फिर वो अपना साइट 1 शेरशाह के इंडस्ट्रियल एरिया में जाए, तो ये जो इंटरचेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक हिस्सा छोड़कर दूसरे दाखिल होना पड़ता है, जब आप इन इंटरचेंजेस को छोड़ते हैं तो आपकी जो हालत है, आपकी जो गाड़ी है, अच्छा फ्यूल प्राइसेस आप देख रहे हो, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ चुकी है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ने फ्यूल कॉस्ट को बढ़ा दिया है, क्योंकि आपकी जो माइलेज है वो लो हो गई, ह्यूज ट्रैफिक है। अभी मंडी के दिन है, कराची में शाम को इजाफी ट्रैफिक है, क्योंकि जाहिर कराची में एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है, बहुत बड़े पैमाने पे कुर्बानी के जानवर लाए कुर्बानी होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नापेद है, तहफ्फुज नहीं है, मंडी में डकैतियां हो रही, हालांकि डकैती के दौरान एक कुर्बानी का जानवर जख्मी हुआ है, उसको मतलब उनको हंगामी बुनियाद पर उसको ज़िबा करना पड़ा है। तो ये वो हालात हैं जो आज से तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 10-15 साल पहले कराची में थे, तकरीबन लगभग कोई 2008 से 13 का टेरर मैंने खुद देखा, बीइंग रिपोर्टर मैंने कवर किया है कि उस वक्त के क्या हालात है। उससे पहले के जो हालात थे वो लोग मेरे बड़े मुझे बताते, 2008-13 में कुर्बानी के जानवरों का पता मांगा जाता था कि कुर्बानी का जानवर आप 4 लाख का ले 40,000 में भी दे दें। तो ये लाकानूनियत, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली, इंतजामी मतलब क्या कहते हैं करप्शन का जो लेवल है, ये अब उस लेवल को पहुंच चुका है कि अवाम जो है वो किसी भी तरह से बर्दाश्त करने पे मतलब या सिर्फ मजबूर है या फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा ख्याल है कि कोई अगर उनको ऐसा चेहरा या कोई ऐसा फेस मिल जाए कि जो उनको दोबारा यकजा कर दे, क्योंकि आपने धड़ाबंदी कर दी ना, आपने किसी भी जमात को कराची में मुस्तकिल टिकने नहीं दिया। एमक्यूएम को एक अरसे तक आपने यहाँ पे अकोमोडेट किया, वो यहाँ पे रहे, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी शहर को डेवलप नहीं किया, अपने आप को डेवलप कर लिया। तो अब अवाम उनसे भी सवाल करती है, अवाम पार्टी से सवाल करती है, और अब अवाम जो है तकरीबन वफाक से भी सवाल करती है कि भाई आपने भी मंसूबा ऐलान किया, लेकिन वो मंसूबे तो अनाउंस होते हैं, वो पूरे नहीं होते। तो शुरू करना तो आसान है, खत्म कैसे करेंगे ये हम सोचते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदिल आप, और बहुत एक डीप आपने एक बात की है, और कि ये अवाम के लिए कहाँ पे किस तरह पे रिलीफ है, चाहे स्टार्ट हो गया है, चाहे डेवलपमेंट कमेटी बना दी गई है,
लेकिन एट द एंड आवाम को क्या मिलने वाला है, उससे क्या रिलीफ होने वाला है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आदिल अली आपका ज्वाइन करने के लिए कराची से, और ये सारा हम तक अपडेट्स देने के लिए। ये हालात हैं, हमने लास्ट टाइम भी ये बताया था कि सुन के हमेशा दुख होता है, चाहे कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कोई भी शहर हो, सारे शहर हमारे हैं, लेकिन कराची के खास तौर पे जो कि हमारी बैकबोन है, हमारी मईशत की, पाकिस्तान की इकोनॉमी की, उसके हालात सुन के बहुत दुख होता है। और यही होता है कि हमारी जो कराची की हुकूमत वक्त हैं वो खून होश के नाखून ले, और जो आवाम है जिसका पहले ही एक बुरा हाल है महंगाई के पिसने की वजह से, जैसे रास्ते वहाँ पे रोड्स खराब है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हाल नहीं है, और उसको बेहतर करने में मदद दें। तो अब वक्त हुआ चाहता है इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ उस्बा खान हाजिर होंगी। अभी के लिए सुबह बखैर पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।